सो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये हमारा हिंदी का दूसरा पार्ट है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सफलता की कुंजी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर का सार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैप्टर का सार है प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती है। आपने कहीं भी प्रकाश को किसी वस्तु पर पड़ते देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वह वस्तु क्या करती है, चमकने लगती है। लेकिन क्या है, अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देती। अंधेरे में किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वो हमें अदृश्य या फिर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आलस्य, उपेक्षा, किसी से उपेक्षा करना या आलसी बना रहना, अस्त व्यस्तता, बिखराव जीवन में। ठीक है, तो यही एक प्रकार का क्या है, अंधकार है, जिसके कारण हम हर काम घटिया स्तर पर धुंधले जैसा बन जाता है। जिसके कारण क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं किसके कारण, आलस्य, उपेक्षा और अव्यवस्था के कारण क्या होता है, हम किसी भी कार्य को करते हैं वह कार्य कैसा बन जाता है, धुंधले जैसा बन जाता है, यानी कि उस कार्य में हमें संपन्नता नहीं मिलती। ठीक है, किंतु यदि उसे प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान का प्रश्न बनाकर उसे पूरे मन से, पूरे मनोयोग के साथ किया जाए तो उसकी सुदृढ़ता दूर से ही दिखाई पड़ेगी। यानी कि उसकी जो सफलता है वो हमें दूर से ही दिखाई देगी, यानी कि हम कितने सबल बने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हुआ सार। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सफलता की कुंजी, यानी कि सफलता का जो साधन है या फिर सफलता की जो चाबी है उसे क्या कहते हैं, कुंजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय का सदुपयोग मतलब समय का सही तरीके से उपयोग करना तब बनता है जब उसके साथ उत्साह मतलब हमारे मन में एक प्रकार की उमंग या फिर जोश, उत्साह भरा विचार प्रवाह मतलब लगातार या फिर एक धारामय विचार प्रवाह भी जुड़ा हुआ हो। देखा यह जाता है कि क्रिया और विचारना मतलब काम को, किसी काम को करना और या फिर उसको सोचते रहना एक साथ घुल मिलकर नहीं चलती। ये दोनों एक साथ घुल मिलकर नहीं चलती। काम हाथ में कुछ है और विचार प्रवाह किसी अन्य दिशा में बह रहा है। हमारे हाथ में कुछ और काम है, ठीक है, हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में कुछ और किसी कार्य को करने की विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क में बह रही है। ठीक है, ऐसी दशा में काम और विचार परस्पर घुले हुए नहीं रहते। तो क्या होता है, ऐसी दशा में काम और विचार एक साथ नहीं चल पाते। ऐसी दशा में समय जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाना चाहिए था, मतलब हमें समय का सदुपयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए था लग नहीं पाता, उस उद्देश्य के लिए लग नहीं पाता। क्षमता यानी कि जो कैपेसिटी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो सोचने के ऊपर और दूसरी किसी काम को करते रहने के ऊपर। ठीक है, फलता मतलब उसके परिणाम स्वरूप ना चिंतन सही हो पाता, चिंतन का मतलब है सोच विचार करना, ना चिंतन सही हो पाता और ना काम सही हो पाता। ठीक है, समय का नियोजन भी वैसा नहीं हो पाता। समय की जो एक तरह की विचारधारा है, ये समय का सदुपयोग भी वैसा नहीं हो पाता।
जैसा होना चाहिए। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक समय के साथ काम करने वाली दोनों शक्तियाँ आपस में सामंजस्य ना बैठ सकेगी। दोनों शक्तियाँ क्या होंगी? परस्पर विरोधी रहेंगी। यह अधूरापन रह जाने पर काम भार रूप व अरुचिकर बना रहता है। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारे ऊपर क्या एक प्रकार का भार बना रहेगा और उसमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उसमें लगाया गया समय सामर्थक नहीं हो पाता। और उसमें हम क्या करते हैं, जो समय लगाते हैं वो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, समय का सदुपयोग किसी कार्य के साथ जुड़ने पर ही हो पाता है। निठल्ले मतलब फालतू बैठे रहने पर समय व्यर्थ होता है। भले ही उस समय की कल्पना की उड़ाने उड़ते या किसी मनोरंजन में दिल बहलाते रहा जाए। भले ही हम क्या करते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये क्या होता है, ओनली कल्पना हमारी रह जाती है जब तक हम इसको करके नहीं दिखाते। ठीक है, निठल्ले व्यक्ति आलसी प्रमादियों मतलब एक प्रकार के आलसी व्यक्ति जो खेल कूद में जीवन बिता देते हैं। ठीक है, प्रमादियों की तरह समय गुजारने के लिए कुछ ना कुछ आधार तो ढूंढ ही लेते हैं, फिर भी उसे वक्त की बर्बादी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? वक्त को बर्बाद करना। जिस काम के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य ना जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। जिस काम के साथ कोई उद्देश्य ना हो तो फिर वो इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है भाई? अरुचि के रहते शरीर द्वारा की जा रही हरकतें इस प्रकार से बेगार भुगतने जैसी होगी, मतलब व्यर्थ में चली जाएंगी। उसमें ना पूर्णता रहती है और ना ही सुंदरता रहती है। आधे अधूरे काने कुबड़े काम जैसी मतलब आधा अधूरा काम या फिर काना कुबड़ा काम ऐसी मन स्थिति में बन पड़ते हैं। उससे ना अपने को संतोष होता है, उससे ना हम खुद सर्टिफाई होते हैं और ना उस निर्माण का उपयोग करने वाले को इससे संतोष होता है। इस स्थिति में ना कर्ता की योग्यता बढ़ती है और ना ही उसकी प्रामाणिकता में चार चांद लगते हैं। ऐसी दशा में यही माना जा सकता है कि समय का सदुपयोग हुआ, भले ही वह अवधि किसी व्यस्तता के बीच क्यों ना गुजर गई हो। कई बार ढर्रे के काम में ही लगे रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है, मतलब एक प्रकार का बिजी रहना। ठीक है, तो उसी में क्या करना पड़ता है, समय को व्यतीत करना पड़ता है। प्रायः नित्य कर्म नाश्ता काम पर जाना मतलब सुबह उठकर ही नहा धोकर नाश्ता करना, उसके बाद काम पर जाना, रात को घर लौटना और खाकर सो जाना। मतलब सुबह उठे और खाना पीना हुआ, फिर घूम आए और फिर रात को दोबारा से आकर खाना खाकर फिर सो गए। इसी बीच कुछ समय सुस्ताने और यत किंचित मनोरंजन की व्यवस्था कर ली जाती है। इसी बीच हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत विश्राम कर लेते हैं और फिर थोड़ा भाई हंस लें और खेल लें कूद लें। तो इस प्रकार से मनोरंजन की भी व्यवस्था कर ली जाती है। कहीं टीवी देखने लग गए, ठीक है, तो मनोरंजन की भी व्यवस्था कर ली जाती है। घर खर्च चलाने के लिए इसी नियति में परिभ्रमण करना पड़ता है। भाई घर खर्च चलाने के लिए तो ये रोज़ाना का काम करना पड़ता है ना। नवीनता के इच्छित अभिरुचि के कार्य ना पड़ने पर निजी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का समावेश नहीं हो पाता। मतलब हमारी जो स्वयं की योजनाएं हैं या हमारी जो विचारधाराएं हैं उनका उसमें समावेश नहीं हो पाता। ठीक है, तब मौलिक स्तर पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की कोई भी गुंजाइश
नहीं रहती। देखा गया है कि इस स्थिति को बदलने की गुंजाइश दिखने पर भी इच्छा अनुरूप यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर गुजरने की मन स्थिति नहीं बनती, हमें कुछ भी करने की स्थिति नहीं बनती। अस्तु जैसा कुछ चल रहा है, मतलब वह सोचता है कि जो भी चल रहा है उसे नियति यानी कि तकदीर समझकर स्थितियों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। भाई जैसा चल रहा है वो ठीक चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो ऐसा समझकर क्या करते हैं, परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। आगे की बात सोचने और भविष्य को इच्छानुरूप ढालने की संभावना ना देखकर उस ओर से उदास हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस ओर से उदास हो जाते हैं। ऐसी दशा में यह किया जाना चाहिए कि अपने निर्धारित कार्यों, हमने जो कार्य निर्धारित किए हैं उन्हीं को ही रुचिकर बनाने के लिए मन की जो स्थिति है उसको तैयार करना चाहिए, और जो कार्य हाथ में लिया है हमने उसे अधिक बारीकी से समझते हुए और अधिक सुंदर और अधिक सुव्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध तरीके से बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटा हो या बड़ा, उसका स्वरूप कैसा बन पड़ा, काम भले ही छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसका स्वरूप कैसा बन पड़ा, यह इस बात पर निर्भर करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ कितनी दिलचस्पी है, कि उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट है, उसमें उसके साथ कितनी दिलचस्पी जुड़ रही है, उसमें त्रुटियां यानी कि गलतियां ना रहने देने के लिए कितनी चेष्टाएं या फिर प्रयत्न किए गए थे, सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए उसको पूरी तरीके से अच्छा लक्ष्य बनाने के लिए या फिर उसको सही तरीके से पूर्ण करने के लिए उस लक्ष्य को, उस हेतु कितनी तत्परता यानी कि कितनी सावधानियां बरती गई है। यदि काम मनोयोग पूर्वक किया गया होगा, यदि काम हमने अपने मन से किया होगा तो उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक, उसे हम मान सम्मान का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो निश्चय ही वह कृति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगी, यानी कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमें ज़रूर ही सफलता मिलेगी, उसका सौंदर्य अलग से चमकेगा, साधारण होते हुए भी उसे विशेषता भरा देखा जाएगा। ठीक है, घोंसला कबूतर भी बनाता है और बया पक्षी भी। आपने देखा होगा कबूतर का घोंसला और बया जो चिड़िया होती है, बिल्कुल छोटी चिड़िया, उसके घोंसले को देखा होगा। बया कितना सुंदर घोंसला बनाती है और कबूतर कैसा घोंसला बनाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। पर दोनों की कृतियों मतलब दोनों के बनाए गए घोंसलों में जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। कबूतर आड़ी टेढ़ी लकड़ियां रखकर अपने बैठने आराम करने की जगह बना लेता है और उसी में अंडे दे देता है। यह कमज़ोर बनावट हवा का जैसे ही तेज झोंका आता है तो नीचे गिर पड़ती है। तो इन पंक्तियों से हम क्या समझेंगे कि जैसे ही हमने किसी उद्देश्य को, लक्ष्य को बनाया है, ठीक है, उसको हम आलसी बनकर या फिर अंदरूनी मेहनत कर उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, बार बार उससे गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हम पूरे तरीके से, हम पूरी मन स्थिति के साथ उसे पूरा नहीं करना चाहते। ठीक है, तो क्या होता है, उसका घोंसला उजड़ जाता है और अंडे ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत मतलब इसके अपोजिट बया चिड़िया शरीर से छोटी होती है, भले ही वे शरीर से छोटी है होते हुए भी मनोयोग पूर्वक मतलब अपने मन के बल से अपना घोंसला बुनती है। साइज के तिनके बीन कर लाती है, यानी कि जितनी उनकी साइज़ है उसके बराबर तिनके वो बीन कर लाती है और उन्हें सफलतापूर्वक या सावधानीपूर्वक एक दूसरे के साथ गूंथती है। आदि मध्य व अंत की बनावट कैसी हो
उसमें क्या फ़र्क रहे, इसका ध्यान भी वे रखती है कि इसका निर्माण कैसे करना है। फलतः वह निर्माण ऐसा बन पड़ता है मानो किसी कुशल कारीगर ने या फिर किसी कुशल विशेषज्ञ ने अपनी समूची कलाकार मतलब उसकी संपूर्ण कला के साथ दांव पर लगाया हो, यानी कि उसे बनाया हो। उसके भीतर आराम से रहती है। अंडे बच्चों के लिए हर ऋतु में वहाँ रह सकने की सुविधा प्रदान करती है। कबूतर लापरवाही से किसी प्रकार की लकड़ियाँ इकट्ठी करके घोंसले के नाम पर कुछ भी सुगड़ अनगड़ बना लेता है, वो चाय जैसा बना लेता है, ठीक है। पर बया जो है अपने घोंसले में संजोई गई कारीगरी की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। यही बात कंधे पर आए हुए सामान्य कार्यों के ऊपर भी लागू होती है, यानी कि हमें जो कार्य सौंपा गया है उसे हम अच्छे तरीके से करें, ठीक है, मन लगा कर करें। उसमें नवीनता ना हो तो क्या, कोई महत्वाकांक्षी योजना ना जुड़ी हो तो क्या, साधारण और हल्के काम भी ऐसी विशेषता से संपन्न बनाए जा सकते हैं कि उन्हें सहकर्मियों की कृतियों के बीच अतिरिक्त श्रेय या सम्मान मिल सके, यानी कि अपने मित्रों के बीच उसमें अत्यधिक यश और सम्मान मिल सके। प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह क्या करती है, चमकने लगती है। लेकिन अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य दिखती है। आपने देखा होगा अंधेरे में कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो उसी प्रकार क्या है, आलस्य, उपेक्षा करना, अस्त व्यस्तता, यानी कि सही प्रकार से नियम पद्धति लागू न करना अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए, तो उसे अस्त व्यस्तता ही कहेंगे। तो ये अस्त व्यस्तता ही क्या है, अंधकार है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हर काम को घटिया स्तर पर धुंधले जैसा बना देते हैं। किंतु यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न, भाई हमारे मान सम्मान का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया गया है उस कार्य को, तो उसकी सुगढ़ता दूर से ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसे करने वाले के बारे में पूछताछ की जाएगी, भाई ये कार्य किसने किया है, अनुमान लगाया जाएगा। हर कोई विचारशील या क्रियाकुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते। भाई ये व्यक्ति इतना अच्छा कार्य करता है तो इसी को क्यों ना इतने अच्छे कार्य दिए जाएं। लोग भी उसकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि उसका सहयोग लें या अपना सहयोग उसे प्रदान करें। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार कर ऊंचे चढ़ता जाना संभव होता रहता है, ठीक है। काम को किसी भी तरह निपटाने वालों के संबंध में यही समझा जाता है कि यह मजदूर या श्रमिक स्तर का प्राणी है। खेती में काम करने वाले बैनल या बोझ ढोने वाले गधे की तरह किसी प्रकार की अपनी बला टालता रहता है। उत्साह के अभाव में कोई भी काम ना तो जल्दी हो पाता है। यदि हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा या उत्साह का संचार नहीं होता किसी कार्य को करने के लिए, तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है, और ना ही उसमें विशेषता उभरती है। सामान्य मनोयोग वाला व्यक्ति अपने स्तर पर जीवन को घटिया ही बनाए रखता है। वह दिन तो किसी प्रकार गुजार लेता है पर ऐसा अवसर पाने से वंचित रह जाता है, मतलब ऐसे अवसर का लाभ उसको नहीं मिल पाता जिसमें प्रगति हो और उसकी तारीफ या फिर प्रशंसा हो। जिन्हें स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवस्था के साथ काम हाथ लगते हैं वे अपने निर्माण में अधिक कुशलता का समावेश करके अनेक अन्यों की तुलना में बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि एक दूसरे की होड़ कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जिस वस्तु को प्रामाणिक और सही पाया जाएगा उसकी मांग अन्य सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक रहेगी। आपने देखा होगा जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनकी रेट अधिक होती है, लेकिन जो लोकल चीज़ें होती हैं उनकी रेट गिरी हुई होती है, ठीक है। तो यह नहीं सोचना चाहिए
मात्र किसी वस्तु के सस्ते होने के कारण उसके अधिक ग्राहक होते हैं। उन लोगों को भी कमी नहीं जो अच्छी, टिकाऊ और सुंदर वस्तु चाहते हैं, भले ही उसका मूल्य अधिक क्यों ना देना पड़े। मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि वो ये नहीं देखते कि इसकी रेट क्या है, ठीक है, वो देखते हैं कि वस्तु सुंदर होना चाहिए और वस्तु टिकाऊ होना चाहिए। स्थायी ग्राहक इसी आधार पर मिलते हैं। अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती है, यह ठीक है। इससे भी अधिक बात यह है कि उनके साथ कुशल कारीगरों का अनुभव और उनकी मानसिक स्थिति या फिर मनोयोग भी जुड़ा होता है। इन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थापक की सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पर, मतलब उसने अपनी आंतरिक बुद्धि या मानसिक बुद्धि जिसके आधार पर कहीं कोई भूल नहीं रहने दी और अपनी कृति, अपनी इस रचना के अधिकाधिक सुंदर, सुनियोजित, सर्वांग सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब उसको किसी न किसी रूप में सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति के धनी ही अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते देखे जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्रों में वह बाजी मारते हैं। जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को बढ़ाया और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में मूर्धन्य लोगों को देखा जाए, वे सामान्य स्तर पर इसी आधार पर पहुँचे हैं कि उन्होंने निर्धारित प्रयोजना में अधिकाधिक समय, समूचे मनोयोग, मतलब अपनी पूरी मानसिक स्थिति के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने मन को उस कार्य में लगाया। यदि उन्होंने बेगार भुगतने की तरह किसी प्रकार अपने कामों को निपटाया होता, भाई हमें क्या मतलब, जितने पैसे मिल जाएं उतने ठीक है, करा दो, ठीक है। तो इस प्रकार की सोच को, अगर इस प्रकार की सोच से अगर काम को निपटाया होगा तो कुछ खुद किया, कुछ दूसरों पर छोड़ा होता तो निश्चय ही प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकने योग्य का सुयोग कभी सामने नहीं आता। मतलब यह अवसर दोबारा से नहीं आता। एक ही स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्तियों में से कुछ तेज़ी से आगे बढ़ते और ऊंचे उठते देखे जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी उसी गुजरी दशा में दिन बिताते हैं, मेहनत करने वालों को भी सहायता करते हैं, जबकि यथा स्थिति में करने वालों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें घटिया मानकर चल देते हैं। ना उन्हें साथ लेता है और ना सहयोग देता है। सहयोग ना मिलने का सुयोग हाथ में आने की शिकायतें कई लोग करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य में कहीं कोई ऐसी कमी रह रही है जिसके कारण बड़ी सफलताओं का सुयोग हाथ नहीं लगा। मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी जिस वजह से उसे सफलता नहीं मिली। जब तक अपनी त्रुटियों यानी कि गलतियों को सुधारा ना जाएगा, तब तक अपनी विशेषताओं को उभारा ना जाएगा। जब तक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहे इस संसार में किसी को भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने का सुयोग हाथ नहीं लग सकता। सद्गुणों की संख्या अनेकों में है, वे सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी और चमत्कारी हैं। इन सब में संयम यानी कि धैर्य का सदुपयोग सभी से बड़ा है। उसे अपनाने पर मन को वश में रखने का लाभ मिलता है। कुमार्ग यानी कि बुरे मार्ग अपनाने के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिल पाता, मतलब उसको बुरे मार्ग पर जाने के लिए समय नहीं मिलता। यह बड़ा लाभ है। यदि मन भटके नहीं, कुमार्ग यानी कि बुरे मार्ग पर पग और कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेष्ठ साधना का लक्ष्य हस्तगत हो गया है, यानी कि हमारे हाथ लग गया है। इसका सीधा सा उपाय यह है कि अपने समय को
सुनियोजित किसी काम में लगाए रखा जाए। यदि उसमें पूरा मनोयोग नियोजित रखा जाएगा, रुचि ली जाएगी, वही कार्य जो पहले रूखा सा मतलब उबाऊ सा प्रतीत होता था, बाद में या पीछे मनोरंजक मतलब हृदय को आनंद देने वाला, ज्ञानवर्धक ज्ञान देने वाला, सर्वतोन्मुखी यानी कि सभी ओर से सुख देने वाला, प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ अपना चैप्टर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।